हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने बायो एनर्जी का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था एंड बायो एनर्जी का दो टाइप हमने क्लासिफाई किया था, दैट इज़ बायोगैस एंड बायोफ्यूल। तो इस लेक्चर में हम लोग आज देखने वाले हैं व्हाट इज़ बायोगैस एंड व्हाट इज़ बायोफ्यूल। तो जैसे हमने बायो एनर्जी का इंट्रोडक्शन देखा था कि हम लोग एनर्जी जो हम लोग बायोमास से गेन करते हैं, दैट एनर्जी इज़ नोन एज बायो एनर्जी, जिसमें पहला जो बायोमास है, पहला जो बायो एनर्जी का टाइप है दैट इज़ बायोगैस। दैट मीन्स कि इसमें हम बायोमास के हेल्प से हम गैस के फॉर्म में एनर्जी को गेन कर पाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। तो बायोगैस एक्चुअली में है क्या? तो बायोगैस या फिर मीथेन, ठीक है। जनरली जो हम बायोगैस या बायोमास से जो गैस हम गेन करते हैं, ठीक है, तो ये जनरली मीथेन या मिथेनॉल फॉर्म का होता है, ठीक है। तो बायोगैस को हम लोग जनरल फॉर्म में हम मीथेन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये जो बायोगैस है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द अनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स है या फिर जिसे हम बायोमास भी कह सकते हैं, बायोमास का डेफिनेशन हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो हमारे पास बायोमास है, तो इन बायोमास को जब हम एयर के एब्सेंस में इनका डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है। जैसे हमने देखा था कि बायोमास हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या जस्ट रिसेंटली डेड ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, इनका जब एयर के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन, नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है, तो जिसके वजह से मीथेन गैस रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इसी मीथेन गैस को हम बायोगैस के नाम से जानते हैं। एंड इस बायोगैस को या फिर इस मीथेन को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी जनरेशन के लिए। या फिर ये जो बायोगैस आपका रिलीज़ हो रहा है, इसको हम एज अ एनर्जी यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। दिस गैस इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है। तो अब ये जो गैस है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होने के बाद गैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास हो सकता है काउडंग के टर्म में, ठीक है, या फिर अदर वेस्ट लाइक कॉर्न हस्क, ठीक है, जो हमारे पास मकई का ऊपर का हिस्सा होता है, ग्रीन पार्ट, ठीक है, जिसे हम जनरली डिस्कार्ड कर देते हैं। तो जो आपका कॉर्न हस्क हो गया, लीव्स हो गए, ठीक है, स्ट्रॉ हो गया, गार्बेजेस जो हमारे घर से निकल रहा है, फ्लैश ऑफ कार्कसेस, ठीक है, तो जो डेड एनिमल्स हो गए, पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स हो गया, ठीक है, पिग डंग, ह्यूमन एक्सक्रेटा और सीवेज। तो इस टर्म में डिफरेंट जो भी जनरली हम कंसिडर करते हैं वेस्टेज के टर्म में, ठीक है, या फिर जो प्लांट या फिर एनिमल का जस्ट रिसेंटली डेथ हुआ हो, तो इनको हम बायोमास में कंसिडर करते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं। तो इन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल्स का जब अनएरोबिक डिकम्पोजिशन होता है, तो बायोगैस के टर्म में हमें मीथेन गैस मिलता है। It is estimated that about 100 crore tons of fresh dung is available in the country, ठीक है। तो ये एस्टिमेशन, ये सर्वे किया गया है कि अराउंड 100 करोड़ टन्स, ठीक है, ये ईयरली हमारी कंट्री में फ्रेश डंग अवेलेबल होता है, ठीक है। एंड जिसका कि एंड पर टन अगर इसका यूटिलाइजेशन कर लिया जाए, ठीक है, तो पर टन वेट डंग से अराउंड 67.1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का गैस हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एस्टिमेशन है कि टोटल हमारे पास ईयरली अगर हम देखें तो 100 करोड़ टन्स फ्रेश डंग हमारे पास हमारे कंट्री में अवेलेबल होता है। अगर जिसमें से कि अगर हम पर टन यूटिलाइज़ कर ले, ठीक है, तो पर टन हम 67.1 क्यूबिक मीटर गैस यहाँ से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़, ठीक है, ये भी हमारे कंट्री में, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ये कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है एंड उतने ही अमाउंट में रेसिड्यूज़ भी हमारे पास अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। तो इन एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ का जो अमाउंट है हमारे कंट्री में, ये भी बहुत ह्यूज क्वान्टिटी में अवेलेबल है, विच गो वेस्ट एवरी ईयर, ठीक है। और इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है किसी किसी एरिया पे, किसी किसी रीजन पे, ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल
जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या फिर बहुत सारे वहाँ पर जो भी रूरल एरियाज़ हो गए, अर्बन एरियाज़, तो वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से ठीक है, तो इन कुछ कुछ कारणों की वजह से देख सकते हैं कि ये जितने भी एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ होता है इनका ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो ये डायरेक्टली वेस्टेज में चला जाता है। अगेंस्ट टोटल एग्रीकल्चरल वेस्ट विच कुड बी अराउंड 200 मिलियन टन्स। ठीक है, तो द एक्चुअल कंजम्पशन एज फ्यूल माइट बी अराउंड 40 मिलियन टन्स। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है ये पर ईयरली अगर हम देखें तो अराउंड 200 मिलियन टन्स, ठीक है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ प्रोड्यूस होता है, एंड जिसका कि सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन टन ही यूटिलाइज हो पाता है। ठीक है, तो ये भी यूटिलाइज कहाँ पर हो रहा है? एज अ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल के टर्म में ही इनका अराउंड 200 मिलियन टन में से सिर्फ 40 मिलियन टन का ही एज अ फ्यूल कंजम्पशन हो पाता है एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ का। The rate of gas production will be highest if the mixture in the digester contains solid between 7 to 9%। ठीक है, तो अब जो हम बायोगैस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जितने भी एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज़ होंगे, जितने भी वेस्टेज होंगे, ठीक है, डेड फ्लैश होंगे, तो इन सब का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं बायोगैस प्रोड्यूस करने में। तो इस बायोगैस का जो प्रोडक्शन है इस रेट को हम हाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट होना चाहिए। ये हाईएस्ट कब होगा? अगर हम डाइजेस्टर हमारे पास होता है। ठीक है, ये प्रोसेस जब हम लोग कन्वर्जन प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम में हमारे पास डाइजेस्टर का यूज़ होता है, जिस डाइजेस्टर में हम जितने भी रेसिड्यूज़ हुए, जितने भी वेस्ट मटेरियल हुए, जितने भी डेड फ्लैश हुए, ठीक है, तो इन सब को हम डाइजेस्टर में मिक्स करते हैं, स्लरी बनाते हैं इनका। ठीक है, एयर के एब्सेंस में तो यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन होता है या फर्मेंटेशन होता है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस से इस डाइजेस्टर में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस डाइजेस्टर में अगर हम जो सॉलिड वेस्ट होगा, ठीक है, जो भी सॉलिड बायोमास होगा, तो इसका अगर हम 7 to 9% टोटल वेस्टेज में से अगर हम सॉलिड का परसेंटेज 7 to 9% अगर हम इंक्लूड करते हैं, तो रेट ऑफ गैस प्रोडक्शन जो होगा ये हमारे पास हाईएस्ट परसेंटेज होगा। काउडंग अगर हम देखें तो ओरिजिनली इसमें 18% ऑफ सॉलिड पाया जाता है। ठीक है, तो हम काउडंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, द बायोगैस कैन बी यूज टू रन डीजल इंजन विच ऑपरेट विथ मिक्सचर ऑफ बायोगैस एंड डीजल। ठीक है, डीजल ऑयल, तो कुछ ऐसे इंजन्स, ठीक है, डीजल इंजन्स जो कि डीजल फ्यूल का यूज़ करके ऑपरेट होता है, ठीक है, रन करता है। तो ऐसे इंजन में अगर हम मिक्सचर ऑफ बायोगैस एंड डीजल का यूज़ करें, ठीक है, डीजल के साथ साथ बायोगैस का भी हम यूज़ करें, तो ये टोटल कंजम्पशन ऑफ डीजल को रिड्यूस करता है, एंड इसके साथ ही हम डीजल इंजन को एफिशिएंटली ऑपरेट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो बायोगैस हम ईज़िली फ्री ऑफ कैश कॉस्ट, हम लोग सिर्फ इंस्टॉलेशन कॉस्ट अगर हम हमारे पास लगेगा अगर हम बायोगैस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो बायोगैस हम इजीली वेस्ट जितना भी होगा रेसिड्यूअल होगा, ठीक है, तो उनको हम डिकम्पोज करा के बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड इस बायोगैस का यूटिलाइजेशन हम डायरेक्ट डीजल इंजन में कर सकते हैं अलॉन्ग विद द डीजल। तो इससे जो सिर्फ डीजल से जो चल रहा था, तो यहाँ पर डीजल का एक्चुअल डीजल का कंजम्पशन कम हो जाएगा, एंड बायोगैस से भी हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये था हमारे पास बायोगैस। ठीक है, बायोगैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस का एक्चुअली में होता क्या है, तो जो भी रेसिड्यूज़ या फिर जितने भी वेस्टेज है, इनको जब हम एयर के एब्सेंस में इनका जब डिकम्पोजिशन, नेचुरल डिकम्पोजिशन होता है, हम डाइजेस्टर में इनको फिल करके रखते हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन होने के टर्म में गैस रिलीज़ करता है, मीथेन गैस जो होता है, और इसी को हम लोग बायोगैस कहते हैं, एंड इस बायोगैस को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हाई प्रेशर के साथ हम टरबाइन में इंजेक्ट करा सकते हैं ताकि टरबाइन हमारा रोटेट करे, एंड फिर टरबाइन के साथ आपका जनरेटर कपल्ड होता है, एंड फिर वो जनरेटर अपना ऑपरेशन करेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो डिफरेंट वेज़ है जहाँ पर हम बायोगैस को एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी जनरेशन में यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो वेस्टेज है, ठीक है,
या बायोगैस जो है जितना भी जब तक हमारे पास लाइफ है, जब तक अर्थ में प्लांट्स एनिमल्स है, तब तक बायोगैस प्रोडक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, एंड ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा। इस वजह से ये जो बायोगैस है इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप जो था एनर्जी बायो एनर्जी का, दैट इज़ बायोफ्यूल्स। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स क्या है, एनर्जी जनरेशन हमें करना है तो एनर्जी जनरेशन हम फ्यूल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, जला रहे हैं, तो ये आपका हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस हीट एनर्जी का फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं बॉयलर्स में, जहाँ पर हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कराते हैं। ठीक है, वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड इस स्टीम का प्रेशर वाटर नॉर्मल वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होता है। तो इस स्टीम का यूटिलाइजेशन हम लोग टरबाइन को रोटेट कराने में कर सकते हैं। ठीक है, एंड टरबाइन का शाफ्ट कपल्ड होगा जनरेटर के साथ एंड फिर जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बायोफ्यूल भी एक टाइप का बायो एनर्जी है। ठीक है, एंड उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूटिलाइजेशन देख सकते हैं। तो बायोफ्यूल क्या है, दैट मीन्स कि जो भी बायोमास होगा हमारे पास, ठीक है, उन बायोमास को हम एज अ फ्यूल यूज़ करके एनर्जी जनरेट कराएंगे। ठीक है, तो बायोमास हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट में जो हमारे पास बायोमास प्रेजेंट होगा, तो इनको हम डायरेक्टली एयर के प्रेजेंस में हम इसको कंबशन में डाल सकते हैं, बर्न कर सकते हैं एंड उसके बाद जो हीट जनरेट होगा उसका यूटिलाइजेशन हम डिफरेंट प्रोसेसेस में कर सकते हैं। तो द एनर्जी स्टोर इन द ड्राई बायोमास लाइक वुड एंड स्ट्रॉ इज मोस्ट ईजिली रिलीज्ड बाय डायरेक्ट कंबशन। ठीक है, तो जो भी एनर्जी स्टोर्ड है लाइक आपके सॉलिड बायोमास में या फिर ड्राई बायोमास में, जैसे कि वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, काउडंग हो गया, ठीक है, ड्राई काउडंग हो गया, तो इनमें ये सॉलिड बायोमास है एंड इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है इनको हम लोग रिलीज़ कैसे कराएंगे, इसमें से जो भी एनर्जी है तो हीट एनर्जी के फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंबशन। Although dry material can also be converted into liquid and gaseous fuels by a variety of techniques। ठीक है, तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, हम लोग आगे देखेंगे क्या क्या टेक्निक हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग गैसीफायर्स में या फिर कंबशन प्रोसेस से या फिर हम लोग डाइजेस्टर में हम लोग कैसे फ्यूल्स को या फिर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस बायोमास का यूज़ करके हम इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो हमारे पास ड्राई मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, ड्राई बायोमास हो गए, सॉलिड बायोमास हो गए, तो इनको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेक्निक का यूज़ करके। बायोमास दैट इज़ वेट और हैज़ अ मॉइस्चर कंटेंट लाइक सीवेज स्लज हो गया, ठीक है, वेजिटेबल मैटर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे बायोमास भी है, जैसे कि रिसेंटली जैसे कि आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, लिविंग प्लांट हो गया, तो इन सब में क्या होता है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ड्राई बायोमास के कंपैरिजन में। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास अगर हम सीवेज स्लज में देखें, ठीक है, जितने भी डंग्स वगैरह हो गए, ठीक है, वेस्टेज जितना भी हो गया, वेट वेस्टेज जो हो गया, वेजिटेबल्स मैटर हो गया, तो इनमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और इनको डायरेक्ट कंबशन में हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इनके मॉइस्चर को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग मैटर को सबसे पहले ड्राई करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग उसको कंबशन प्रोसेस में एम्प्लॉय करते हैं। However, it requires considerable energy to drive off the water and this diminishes the value of biomass as a fuel। ठीक है, तो अब अगर हम किसी वेट मटेरियल को एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके मॉइस्चर को ड्राई ऑफ करने में ही हमारे जो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा वो काफ़ी वेस्ट चला जाएगा। तो एक एनर्जी जनरेशन के लिए हम दूसरे एनर्जी का वेस्टेज नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम जितने भी वेट टाइप या मॉइस्चर कंटेंट कैरी करने वाला बायोमास होता है तो उनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, फॉर एज बायोफ्यूल्स। ठीक है,
लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द बायोमास हम देखें, ठीक है, तो ये वेट कंडीशन में होता है, मॉइस्चर कंटेंट कैरी करता है, तो इनको हमें ड्राई बनाना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज को हमें बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने में यूटिलाइज़ करना है। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रोसेसेस डेवलप किया गया है जिनके हेल्प से हम ये प्रोसेस को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। Fuels derived from biomass are easily handled and burned, whereas raw biomass is often wet and of inconsistent quality और variable composition, ठीक है। तो जो हमारे पास ड्राइड बायोमास होता है उनके साथ हम ईज़िली हम उनके हेल्प से हम बायोफ्यूल्स के टर्म में यूज़ कर सकते हैं, बायो एनर्जी गेन कर सकते हैं। बट रॉ बायोमास जितने होते हैं या फिर वेट वाले हो गए, ठीक है, तो ये हमारे लिए वेरिएबल कंपोजिशन, ठीक है, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी का ये हमको एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिफाइंड बायोफ्यूल्स कैन बी यूज्ड इन एग्जिस्टिंग फ्यूल सिस्टम, ठीक है। तो अब इतना डेवलपमेंट हो चुका है सारे सिस्टम में, ठीक है, इधर वो एनर्जी जनरेशन सिस्टम हो, कन्वर्जन सिस्टम हो, ठीक है, तो इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि अब जो एग्जिस्टिंग फ्यूल सिस्टम है तो इनको जो हम बायोफ्यूल्स देते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए या फिर बायोमास जो हम दे रहे हैं वो रिफाइंड बायोमास या बायोफ्यूल्स होता है। दैट मीन्स कि उनका कन्वर्जन हो चुका होता है, एक स्टेप से या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टेजेस से जो बायोफ्यूल है या फिर बायोमास है वो गुजर चुका होता है, ठीक है, और उनको परफेक्ट बनाया जाता है ताकि वो फ्यूल सिस्टम में, ठीक है, डायरेक्टली यूज़ किया जा सके एंड मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। ऑफन विथ लिटिल और नो मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो कुछ मॉडिफिकेशन किया भी जाता है, ठीक है, एंड आर कंपैटिबल विथ करेंट पैटर्न्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, कम या ज़्यादा मॉडिफिकेशन कराया जाता है बायोफ्यूल्स में रिफाइनिंग प्रोसेस से कि वो आपका जो एग्जिस्टिंग फ्यूल सिस्टम है उसके लिए उसके करंट पैटर्न ऑफ एनर्जी को वो कंपैटिबल उसके साथ होता हो, ठीक है। तो दिस इम्प्रूव्स देयर, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमिक पोटेंशियल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, स्पीड में इम्प्रूवमेंट होता है जिससे कि हम लोग एनर्जी जनरेशन में काफ़ी हम लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो बायोफ्यूल्स हमारे पास हम देख सकते हैं कि तीनों फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। बायोफ्यूल्स दैट मीन्स कि हम बायोमास को एज अ फ्यूल यूज़ करके हम एनर्जी जनरेशन में यूज़ करेंगे। तो बायोमास जिसको कि हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं तो ये आपका सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसेस स्टेट में भी ऑब्वियसली होगा। तो इनका एग्जांपल आपको दिया हुआ है, लाइक सॉलिड स्टेट में वुड हो गया, स्ट्रॉ हो गया, म्युनिसिपल रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, लिक्विड में मिथनॉल, इथेनॉल, वेजिटेबल ऑयल, गैसियस स्टेट में आपके पास हाइड्रोजन, फ्यूल गैस, बायोगैस, मीथेन गैस, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स या फिर बायोमास का। तो यहाँ पर हमने रीज़न देखा कि हमारे पास बहुत सारे बायोमास ऐसे भी है जिनमें काफ़ी ज़्यादा वेट कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ गैस ऐसे भी होते हैं जिनमें गैस में भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन मॉइस्चर की वजह से एनर्जी जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एक एनर्जी जनरेट करने के लिए दूसरे एनर्जी का वेस्टेज होता है, तो इसको इन वेट या फिर मॉइस्चर कंटेंट वाले बायोमास का कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है, ताकि उनमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाए। तो वो उसका या इधर वो स्टेट को चेंज किया जाता है या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किया जाता है बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो ये बायोमास कन्वर्जन टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम बायोमास का कन्वर्जन कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन या फिर उनको प्रोसेस करके हम लोग परफेक्ट बायोमास बना सकते हैं ताकि हम उनको एज अ बायोफ्यूल्स ईजिली यूज़ कर पाए, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट बायो गैस एंड बायोफ्यूल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या कन्वर्जन टेक्निक्स हमारे पास हो सकता है कि हम इनको कन्वीनियंट बायोमास में कन्वर्ट कर सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।